गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रोम्बस और ट्रेपेजियम पर बेस्ड रहेगा। रोम्बस और ट्रेपेजियम में क्या है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज और ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इससे एरिया इसका फाइंड करना, इसका पेरीमीटर फाइंड करना और इसके बारे में क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप रेडी हो जाइए, इसको कॉपी पेन लेके बैठिए और अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, रोम्बस, और इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ये हमारा एरिया एंड पेरीमीटर से का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो सर्कल का आएगा। सर्कल की कम से कम 5-6 वीडियो आपको बनेंगे और इसके बाद आपको मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान देना है। ठीक है, तो रोम्बस और ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि रोम्बस होता क्या है। आपने कई बार आप जब मैथ की किताब पढ़ते रहे होंगे तो आप ऐसे कुछ शेप देखते रहे होंगे, कुछ ऐसे ही आकृति, और ऐसे, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे भी मतलब स्क्वायर के शेप में भी एक स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, क्योंकि उसकी भी सभी साइड इक्वल होती हैं और उसकी डायगोनल भी। तो रोम्बस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी जो प्रत्येक साइड होती है, यानी इस साइड आर इक्वल लेंथ, ठीक है ना, इस साइड इज इक्वल लेंथ एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब यहाँ से ये इस पॉइंट पे कट हुए तो ये अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, और ये अगर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, और इसकी साइड अगर 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर भी होगी, 3 यहाँ पर भी होगी, 3 यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो ये रोम्बस की डेफिनेशन है कि रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें समद्विभाजित से रिलेटेड इसमें फार्मूले भी आते हैं और क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियो आप जहाँ पर आपको चाणक्य दिखता होगा, चाणक्य जी की जहाँ पर फोटो होगी तो वहाँ पर जैसे ही आप मेरा वीडियो स्टार्ट करेंगे, चाणक्य जी की फोटो होगी तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें जाएंगे तो वीडियो ऐसे लिखा होगा। वीडियो पे जाएंगे तो आपको जितने मेरे वीडियो हैं उसमें सब वीडियो आपको आपको मिल जाएंगे, और उसमें जाकर के आपको जो वीडियो देखना हो, पिछला वीडियो आप अगर देख लेंगे तो ये आगे की ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो रोम्बस के बारे में ये हो गया। अब रोम्बस का एरिया, अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर भी वही होगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा जो स्क्वायर का होता है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड सम ऑफ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड का जो जोड़ा होता है वो ऑलरेडी होता है, तो मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम भी है, ये स्क्वायर भी है। ठीक है, अगर 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बना रहा है तो ये स्क्वायर है, अगर 90 डिग्री का तो विषम समचतुर्भुज है। ठीक है, तो लेकिन ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलेगी कि इसकी डायगोनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है, रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। अब d1 d2 क्या है, ठीक है, d1 मतलब पहली डायगोनल, मान लीजिए ये डायगोनल 5 है और ये डायगोनल 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है ना,
समचतुर्भुज का परिणाम, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे d1 गुणे d2 होगा। ठीक है, और इसका पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा, यानी कितनी भुजा होगी? यानी 4 इंटू साइड हो जाएगा। अब इसमें जो अगर मान लीजिए आपको डायगोनल दी हुई है कि यहाँ पर इतनी डायगोनल है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें आते हैं कि इसकी डायगोनल बोल देता है कि एक डायगोनल 10 है और एक डायगोनल 12 है। तो एक डायगोनल अगर 10 है तो यहाँ पर ये दोनों भागों में 5 में डिवाइड हो जाएगी, और अगर 12 है तो ये 6 में डिवाइड हो जाएगी। इसकी साइड क्या है ये निकालना रहता है, तो आपको सीधे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल अगर बन जाएगा तो ये आपको राइट एंगल समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपको राइट एंगल, अगर हम इसी को ऐसा कर दें तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस आप थ्योरम अगर लगाएंगे तो ये इसकी डायगोनल होगी, हाइपोटेनस होगी, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ट्रायंगल जब मैंने स्टार्ट किया था तो अपने पिछले वीडियो में इसको पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। जैसे आपने कई बार ये ऐसे किस तरह की शेप देखी होगी। ठीक है, ये ऐसे कुछ शेप देखी होगी और ये है ऐसा, ठीक, और ये ऐसा है, ये शेप आपने देखा होगा। तो ट्रेपेजियम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके एक जोड़ा अपोजिट साइड का एक जोड़ा जरूर पैरेलल होता है। ठीक है ना, तो अगर पैरेलल है ये L1 है तो ये L2 होगा। बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पैरेलल होता है ये जरूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी हम यहाँ से यहाँ तक हाइट पैरेलल है तो इनके बीच में हाइट सेम रहेगी, मतलब यहाँ पर जो हाइट रहेगी वही यहाँ पर भी होगी, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होती हैं, यानी कोई भी साइड होती है पैरेलल नहीं होती है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकती हैं। अगर आगे इनको बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। जैसे इनका डायरेक्शन बना हो तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। यानी एरिया ट्रेपेजियम जो होता है वो क्या होगा 1/2 इंटू L1 प्लस L2, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू H इंटू L1 प्लस L2, या समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजाओं का योग इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, तो अब ये हो गई बात ट्रेपेजियम की, और ये हमारा रोम्बस हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 45 एवं 30 मीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसको आप मौखिक भी बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक समचतुर्भुज, इनके डायगोनल, समचतुर्भुज के विकर्ण 45 और 30 मीटर हैं, 45 मीटर और 30 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसको आप जल्दी से कर ले सकते हैं। यानी विकर्ण को डायगोनल ऑफ डायगोनल्स आर
A rhombus are 45 meter and 30 meter respectively, then what is its perimeter? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू आपका 45 दिया है और D2 आपको कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है, रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी 1/2 इंटू D1 आपका 45 है और D2 आपका कितना है, 30 है। तो आपका 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 15 और आपका 15 5 जा 75, कैरी आई 7 और 15 4 जा 60 होता है और 60 और 67 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए इसका इंटू ठीक किया हूँ। ठीक, तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हुआ, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आ जाएगा, 675 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए एक बार इसको और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। देखिए अब समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया गया है, ठीक है, तो यानी पेरीमीटर उसका दिया हुआ है और किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। प्रश्न नंबर 2, बहुत छोटा सा वीडियो है याद कीजिए। किसी समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है जिसकी एक विकर्ण यानी एक डायगोनल आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरी जिसका एक विकर्ण जिसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, दूसरा विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। ठीक है, इसपे किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर सीधे परिमाप दे दिया गया है। मतलब ये अगर आपको रोम्बस ऐसा बना है तो इसका पेरीमीटर आपको 40 मीटर, यानी पेरीमीटर आप रोम्बस इक्वल टू इसकी साइड मान लीजिए ए है, तो यानी 4 इंटू साइड इक्वल टू आपका क्या हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, भुजा, 4 गुने भुजा, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10। तो साइड इक्वल टू क्या हो गई आपकी 10 हो गई, मतलब ये यहाँ पे 10 हो गई। अब इसकी डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, तो एक डायगोनल आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो ये जो होगी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना देते हैं, तो ये जो साइड इसकी है ये कितनी है 10 है, ये साइड कितनी है 6 है, तो हमको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये O हो गई। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा इतना। तब AB का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर इक्वल टू OA कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस OB कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर, इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, तो 100 का 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है और 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, अब प्लस ये क्या हो गया OB का स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू OB का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 में 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 इक्वल टू OB का स्क्वायर हो जाएगा। तो OB इक्वल टू हो जाएगा √64। ठीक है, तो OB इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर
ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 होगी क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो ये OB हो गया 8 सेंटीमीटर, तो OD भी क्या होगा, OD भी बराबर होगा 8 सेंटीमीटर होगा। और OB और OD मिलकर के BD बनाते हैं, और BD जो है डायगोनल है, तो 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो दूसरी डायगोनल D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अच्छे से। ये इजी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ज़्यादातर इजी ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में बैठ कर उसको नोट कर लिया करिएगा, या तो मेरे साथ आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, और वीडियो को रोक करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी आपको ये जो वीडियो बनाए गए हैं, अगर पहले के वीडियो आपने देखे हैं तो आपको अब नई चीज़ें जो भी मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि स्टार्ट जब मैं किया था तो उसमें जितनी भी चीज़ें थी जिसमें मैं सोचता था कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको मैं अच्छे से कोशिश किया हूँ कि उसको अच्छे से मैं बता दूँ। ठीक है, तो अब अगला वीडियो चलते हैं कि एक क्वेश्चन पे आते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, इसको आपको करना है। प्रश्न, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। यानी इसमें डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज साइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, ठीक है, भुजा क्या होगी, इसको आपको जल्दी से सॉल्व करना है। इसके बाद मैं फिर इसको बाद में देखता हूँ। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रोम्बस के विकर्ण D1 और D2 हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर ये चौथा है शायद। एक समचतुर्भुज के विकर्णों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाइयाँ D1 और D2 हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ये फार्मूला मिल जाएगा आपको ऊंचाई निकालने का, कि अगर विकर्ण दिया हो तो डायरेक्ट आप ऊंचाई उसकी क्या निकालेंगे। तो H इक्वल टू होता है D1 इंटू D2 अपॉन रूट ओवर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपको ऊंचाई निकालने का फार्मूला हो गया कि अगर आपको कभी भी विकर्ण दिए हों तो अगर ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो आपने साइड निकालना सीख लिया, डायगोनल निकालना सीख लिया। ठीक है, अब बचा था इसमें ऊंचाई निकालना, तो अगर विकर्ण आपके पास दिया होगा, तो अगर विकर्ण नहीं भी दिया साइड है तो उससे आप विकर्ण निकाल लेंगे, और विकर्ण निकालने के बाद उसकी ऊंचाई आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम से इसको आपको करना है
ये क्वेश्चन बहुत आसान है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, d1 इंटू d2 रूट ओवर 2 अपॉन d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इसकी हाइट का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है कि d1 इंटू d2 अपॉन रूट ओवर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम का कि एक समांतर भुजा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक समलंब यानी ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। तो इसको हम पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऐसा एक समचतुर्भुज आप बनाइए, इसकी ये ऐसी डायगोनल हो गई, ये नॉन पैरेलल साइड हो गई इसकी, और ये दोनों पैरेलल साइड हो गई। यानी L1 बराबर आपको मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर दिया और इसकी ऊंचाई जो दी हुई है ये h इक्वल टू आपका 12 दिया हुआ है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक भुजा, एक समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज छूट गई है कि इसमें हमको क्या निकालना है, एक ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, और इसका ऐसे, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी एक भुजा मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक, और यहाँ से इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल साइड छूट गई है, एक दूसरी समांतर भुजा जो होगी 7 सेंटीमीटर, एक समांतर भुजा 7 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा मान लीजिए, दूसरी समांतर भुजा इसमें कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो इसमें L1 इक्वल टू ये 16 हो गई बड़ी भुजा इधर, L2 इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई 12 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे h गुणे L1 प्लस L2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे h कितना है 12 है, L1 कितना है 7 सेंटीमीटर है, L2 कितना है 16 सेंटीमीटर, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 6 आ गया, तो 6 इंटू 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा 7 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अगर इसमें एक ही भुजा ले लेंगे, एक ही डायगोनल ले लेंगे तो इसको फाइंड करना कठिन हो जाएगा और लंबी प्रोसेस हो जाएगी, फिर उसको ट्रायंगल में दोनों ऐसे करके हमको पैरेललोग्राम करके इसे निकालना पड़ेगा, तो वो फिर मैं इसके बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा तो फिर
आसान नहीं रहेगा। बाकी जो बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसकी ये भी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे हम करके देख लेते हैं, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है और यहाँ से यहाँ ये पैरेलल हो जाता है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। इसकी ये साइड इसके पैरेलल हो जाती है। इसको कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं और ट्रायंगल से ये क्वेश्चन होता है। तो ये आसान है, लेकिन थोड़ा अभी आप बिगनर हैं तो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन में थोड़ा फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वीडियो थोड़ा टफ लगने लगेगा और आप वीडियो छोड़ देंगे और देखना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी हमको शुरू में थोड़ा सरल चीज़ें बतानी है, जिससे धीरे धीरे सीखते जाएं और करते जाएं, और इसके बाद फिर कठिन में आना। अगर शुरू में ही अगर कठिन अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बता दिया जाए तो आप तुरंत वीडियो बंद करेंगे और बोलेंगे कि इस चैनल को देखेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो थोड़ा आसान वीडियो होने चाहिए। जैसे मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी था, अच्छा था। तो सेकंड पार्ट में हमने ट्रिक भी यूज किया और उसको सॉल्व भी किया और उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन थे। ट्रिक थी इसलिए इजी लगे, अगर बिना ट्रिक के उसको करते तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है ये, एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यह समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अंतर 4 सेंटीमीटर हो तो उनका योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तथा उनके तथा समांतर भुजाओं का अंतर यदि 4 सेंटीमीटर हो तो उनका योग क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। ठीक, जैसे देखिए आप अंतर यहाँ पर बताया गया है कि दो समांतर भुजाएं उनके बीच का अंतर 4। मान लीजिए एक समांतर भुजा हो गई 15 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर और दोनों के बीच अंतर 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि अगर एक 15 हो गई, एक 10 हो गई और दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5। ठीक है, तो अगर हम एक को x मान लेते हैं, यानी L1 प्लस L2, L1 दोनों समांतर भुजाएं L1 और L2 का माइनस बराबर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 5 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों भुजाओं का अंतर जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो योग हमको निकालना है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, L1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये जाके माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो गया, तो 4 प्लस L2 हो जाएगा L1 बराबर। अब हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू h इंटू L1 प्लस L2 होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको 56 दिया है। ठीक है, और ये हो गया 1/2, h आपका 4 दिया है, L1 इक्वल टू हमने क्या माना, 4 प्लस L2 और L2 ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया
ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 हो गया, तो ये हो गया 56 इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 2L2 हो जाएगा, 2L2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 56/2 इक्वल टू ये हो गया 4 प्लस 2L2 हो जाएगी। अब ये इससे डिवाइड होगा तो 28 आ जाएगा, 28, तो ये कितना होगा 2L2 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। अब ये 4 उधर माइनस में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2L2 इक्वल टू 28 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, तो L2 इक्वल टू 24 से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, यानी क्या हो जाएगा 12। आपका L2 इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, तो L1 बराबर क्या होगा 4 प्लस 12 आ जाएगा, यानी L1 बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, L1 बराबर 16 सेंटीमीटर और L2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 है। अगर दोनों का हम एरिया निकाल तो देखिए 1/2 इंटू H 4 है, अपना आंसर चेक करने के लिए 16 प्लस 12 है, होगा इतना, और इधर क्या है 56 है ना, 56 आता है कि नहीं आता है, 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और ये 2 इंटू 16 और 12 क्या हो जाएगा 28, और 28 2 जा क्या हो जाएगा 56, यानी आंसर हमारा करेक्ट है। तो L1 पहली डायगोनल पैरेलल साइड हो गई 16 और दूसरी पैरेलल साइड हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस एंड ट्रेपेजियम का ये एरिया से रिलेटेड ये हमारा आखिरी वीडियो था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा, और इससे थोड़ा ऊंचा जाके अब हाई लेवल का इसमें वीडियो, अब जो भी वैकेंसी निकलेगी उसके हिसाब से वीडियो मैं बनाऊंगा। और अब मेरा जो अगला टॉपिक रहेगा सर्कल से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी कम से कम 4 से 5 वीडियो बनेंगे, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं जैसे 9th और 10th में हैं जो, उनको भी लेके चलना है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी चलना है। उसका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट बताना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनसे पहले उससे रिलेटेड थ्योरम, उनकी प्रॉपर्टी, और उनके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना है, और आपको हमको सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे का समय देना है। पूरा दिन भर में आप दीजिए, एक मेरा 40 से 50 मिनट का वीडियो, ज़्यादा लंबा एक वीडियो मैंने 1 घंटे 2 मिनट को बताया, तो कई लोगों ने कहा कि भाई इतना वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो होता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कम से कम बताने की कोशिश, जिससे आप बोर ना हो। और बस हमको आप 40 मिनट दीजिए, 40 मिनट में ही आपको इसमें लॉकडाउन में पूरा फ़ायदा उठाना है, और आपको मैथ बिल्कुल डिफिकल्ट, इसीलिए मैं सबसे पहले ज्योमेट्री पोर्शन से ही स्टार्ट किया हूँ। चाहता तो मैं नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करता, जिसमें रोमन नंबर को लिखना, संख्या पद्धति में जितने भी मैंने अभी प्राथमिक शिक्षक की जो कोचिंग चल रही थी, तो प्राथमिक शिक्षक की कोचिंग में मैंने जितने भी टॉपिक बताए थे, इसमें अभी एक मेरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक छूटा है, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स का जो टॉपिक है वो छूटा हुआ है, और उसको बताना है, तो कम से कम उसमें भी 1-2 वीडियो लगेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो नहीं पाते, और ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, तब वो लाइन्स और एंगल्स कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करानी पड़ेगी, और उसके बारे में पूरा बताना पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सर्कल से रिलेटेड रहेगा। उसमें जो हमारे उनको मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे टेंटेटिव एग्जाम अभी TPT का आ गया है, और CGTT का जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, और प्राथमिक शिक्षक का टेंटेटिव एग्जाम आ ही गया है, तो इसको इस पर्पज़ से मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, जिसमें सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरी क्लियर हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्कल में कोई दिक्कत ना रहे, बस आप सबका सहयोग हमारे साथ बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो आपको जो भी नया वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका काफ़ी सहयोग मिल रहा है, इस सब का मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बेनिफिट हो मैं दिला पाऊँ, और मेरा ये प्रयास कुछ हद तक सफल हुआ है।
अभी पूर्ण सफल होने में बहुत समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।